नमस्कार दोस्तों। सुखिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्ठे में लगाई जा रही थी। भट्ठे के गलियारे से झरोखेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुखिया आत्मिक सुख से भर गया था। देखते देखते हजारों ईंटें भट्ठे के गलियारे में समा गई थी। आग लगने से पहले भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज का मुआयना भी किया था। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था, जो मोरियों से भट्ठे में कोयला मुरादा आदि डाल रहे थे। भट्ठे का सबसे खतरे वाला काम था मोरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी। भट्ठे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। मानो और सुखिया पति पत्नी महीना भर पहले इस भट्ठे पर आए थे। दिहाड़ी मजदूर बनकर हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुखिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू कर दो। 1000 ईंट के रेट पर अपनी मजदूरी ले लेना। भट्ठे पर लगभग 30 मजदूर थे। भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर लौट जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्ठा अंधेरे की गोद में समा जाता था। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती डिबरियां भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती। दड़बे नुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था और झुके झुके ही बाहर निकलना पड़ता था। भट्ठे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। सांझ होते ही सारा माहौल भाए भाए करने लगता था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने दबड़ों में घुस जाते थे। सांप बिच्छुओं का डर सदा उन्हें लगा रहता, जैसे सारा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया हो। ऐसे माहौल से मानो का जी घबराने लगता था, लेकिन करे तो क्या करे। न जाने कितनी बार सुखिया से मानो ने कहा था कि अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। सुखिया के मन में एक बात बैठ गई थी कि नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का उसके पास एक ही जवाब था कि बड़े बूढ़े कहा करते हैं, आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पर ही पता चले है। घर में तो चूल्हा भी सूरमा बना रहे। कांधे पर यूं लंबा लठ धरे चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े न हो सके हैं। बूढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब आदमी को कुछ भी न समझते हैं। सुखिया की इन बातों से मानो कमजोर पड़ जाती थी। इसलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्ठे पर आ गए थे। पहले ही महीने में सुखिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे। कई बार गिनकर तसल्ली भी कर ली थी। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में ठोस लिए गए रुपयों को देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि अब हम अपनी जिंदगी के ढर्रे को जरूर बदल लेंगे। सुखिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देती। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था, जिसका नाम जसदेव था। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंटें डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी और बढ़ गई थी। एक रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्ठे पर आ गया। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैर हाजिरी में सूबेदार सिंह का रोब दाब भट्ठे का माहौल ही बदल देता था। सूबे सिंह के आने पर असगर ठेकेदार भिग्गी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी, जो कुर्सी पर उकड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता रहता था। आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। उसकी इजाजत के बगैर कोई दफ्तर के अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज सूबे सिंह की नजर भट्ठे पर काम करने वाली किसनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले ही किशनी और महेश भट्ठे पर आए थे। 5-6 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया। शुरू में किसी का ध्यान इस ओर न गया, लेकिन जब रोज ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर किशनी
अपने दफ्तर में रहने लगी तो मजदूरों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे तो किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। भट्ठे पर साबुन किसी के पास नहीं था। साबुन और उससे उठते झाग पर सबकी नजर पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं। सभी की आंखों में शंकाओं के गहरे बादल घिराए थे। कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। सांवले रंग की भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर के बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी वहां से लौटना नामुमकिन था। शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी। जिस्म पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश मजदूर करते, वह और उतना ही भीतर उतर जाती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्ठे का कोई अस्तित्व न था। किसनी और सुबे सिंह की कहानी अब काफी आगे बढ़ गई थी। सुबे सिंह के अर्दली ने महेश को नशे की लत डाल दी थी। नशा करके महेश झोपड़ी में ही पड़ा रहता था। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्ठे में जलती आग के बाद जब भट्ठा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्ठे से पक्की ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुखिया और मानो को खुशी की इंतहा न होती। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंध आया। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्ठे जल रहे थे। उसने सुखिया से पूछा, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती होंगी? कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। उसके मन में ख्याल उभर रहा था। वह बेचैन सी हो गई। इन बातों को सोचकर वह बेचैन सी हो गई। उसे खामोश देखकर सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव बाट देख रहा होगा। मानो सुखिया के पीछे पीछे अनमनी सी चल दी, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया कि वह उसी में उलझ कर रह गई। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जहन में बस गया था। सुबह के जरूरी कामों से निमटकर जब सुखिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती। वह परेशान सा हो गया। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छूकर देखा तो माथा ठंडा था। तभी उसे राहत आई। सांस ली, मानो को जगाया और कहा, इतना दिन चढ़ाया है, उठने का मन नहीं है क्या? मानो अनमनी सी उठी। कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुखिया को अखरने लगा। बोला, आज क्या बात है? जी अच्छा नहीं है क्या? मानो अपने ख्यालों में गुम थी। मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुखिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों से घर नहीं बना सकते? मानो की बात सुनकर सुखिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। सुखिया ने गहरे अवसाद से भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में ना बनता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में। गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी हैं, क्या अपने लिए हम ईंटें ना बना सके हैं? मानो ने बड़ी मासूमियत से पूछा। सुखिया ने कहा, यह भट्ठा मालिक का है, हम ईंट उनके लिए बनाते हैं। हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुखिया ने अपने मन में उठते दबाव को भी महसूस कर लिया था। इन ईंटों पर हमारा कोई हक ना है? क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा। उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करें, ज्यादा ईंटें बनाएं, तब भी नहीं बना सकेंगे। मानो अपने भीतर कुलबुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी। सुखिया ने दुखी मन से कहा, इतनी मजदूरी मिलती ही कहाँ है? पूरे महीने हाड़ तोड़ मेहनत करके कितने रुपए बचे हैं?
कुल 80। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी, फिर भी घर ना बन पाएगा। अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं। मानो ने उत्साह भरकर कहा, बावली हो गई है क्या? चल उठ, चल काम पे जाना है, टेम ज्यादा हो रहा है, ठेकेदार आता ही होगा, आज पूरों की टांग काटनी है लगार के लिए। सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया था। वह उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूंगी, मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए। अपने गांव में लाल लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के मन में हजार हजार वसंत खिल उठे थे। सुखिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था, अपने हाथ की ईंटों से पक्की ईंटों का घर बनाना है। सुबह होते ही काम पर लग जाते, शाम को भी अंधेरा होने तक जुटे रहते। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। उधर सूबेदार किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्ठे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में नशा करके मन की भड़ास निकालता। दिन में वह अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता या इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से न लौटती थी। जब लौटती थी तो निढाल और मुरझाई हुई सी। लत्ते कपड़ों की अब उसके पास कोई कमी न थी। एक रोज सूबे सिंह ने भट्ठे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था। छोटे बाबू मानो को तो बात पूरी होने से पहले ही सूबे सिंह ने उसे फटकार दिया। तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्ठे पर मुंशी हो, मुंशी ही बनकर रहो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की ढींगी बंध गई। वह चुपचाप मानो को बुलाने के लिए चल दिया। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा, मानो, छोटे बाबू दफ्तर में बुला रहे हैं। मानो ने सुखिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। सुखिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश से नसें खिंचने लगी थी। जसदेव ने भी सुखिया की मन स्थिति को भांप लिया। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गिल्ली मिट्टी झाड़ते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। फिर जसदेव असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सूबे सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। अपनी जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्ठे पर ही गुजारा था। भट्ठे से अलग उसका कोई वजूद ही न था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा। किसने बुलाया तुम्हें? जसदेव ने विनम्रता से कहा, जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा। क्यों, तू उसका खसम है या उसका कुछ और लगता है? सूबे सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। वह बोला, बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव ने अपनी बात पूरी भी नैत की थी कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसकी गाल पर आन पड़ा। जानता नहीं, भट्ठे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी न चलेगा, हड्डियां तक न मिलेंगी राख से, समझा? सूबे सिंह ने उसे धकिया दिया और जसदेव गिर पड़ा। जब तक वह संभल पाता, लात घूसों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुनकर दूसरे मजदूर भी उनकी तरफ दौड़ पड़े। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया। देखते देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा। सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए। वह दर्द से करा रहा था। मानो उसकी चोटों पर हल्दी लगा रही थी और सुखिया गुस्से से कांप रहा था। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए, पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। उनका सारा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता। जसदेव को हल्का बुखार हो गया। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा रहा। सुखदेव उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौट कर आ सकता है। शाम होते ही भट्ठे पर सन्नाटा छा गया।
सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। भट्ठे पर दवा दारू का कोई इंतजाम न था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा दी जाती या फिर कपड़ा जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम आते थे। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया, रोटियां सेक कर सुखिया के सामने रख दी। सुखिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक से नीचे उतारी। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मानो को किसनी नहीं बनने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाए जा रहा था कि क्या औरत होने की यही सजा है। वह जानती थी कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है, भले ही यह भट्ठा ही छोड़ना पड़े। भट्ठा छोड़ने के ख्याल से वह सिहर उठी। भट्ठा नहीं छोड़ना है, उसने अपने आप को आश्वस्त किया। अभी तो पक्की ईंटों का घर भी बनाना है। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने उसे टोका। कहाँ जा रही हो? मानो ने सहज भाव से कहा। जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटियां देने जा रही हूँ। बामन तेरे हाथ की रोटी खावेगा, अकल मारी गई है तेरी। सुखिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों? मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने पल भर रुककर सवाल किया। बोली, बामन नहीं, भट्ठा मजदूर है वह हमारे जैसा। चारों तरफ सन्नाटा था। मानो ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और पूछा, अब जी कैसा है? जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आह भी निकली। कमबख्त कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे। आदमी नहीं, जंगली जिनावर है। मानो ने सुबे सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। ये ले, रोटी खा ले, सुबह से भूखा है। 2 कोर पेट में जाएंगे तो ताकत आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज्यादा समय न हुआ था। खुद वह कुछ भी नहीं बना पाया था। उसके शरीर का पोर पोर टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने फिर सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी न खाओगे। अगर यो बात है तो मैं जोर ना डालूंगी, थारी मर्जी। औरत हूँ, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कोर गले से नीचे नहीं उतरता। फिर तुम तो रात दिन साथ में काम करते हो और मेरी खातर पिटे भी हो। फिर यह बामन हमारे बीच में कहाँ से आ गया? मानो रुआसी हो गई। उसका गला सा रुंध गया था। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में उसको रोक लेने का साहस न था। उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी में आकर मानो बिना कुछ खाए चुपचाप लेट गई। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा है, यह एहसास भी उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सुबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती हो। 2 से 3 होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी। सुखिया भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी भी नींद उड़ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इन्हीं हालात में गांव छोड़ा था, फिर वही हालात सामने आकर खड़े हो गए। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? सुबे सिंह से पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है या फिर मानो के साथ गलत कर सकता है। विचार आते ही उसका हृदय कांप गया। उसने करवट बदली तो मानो जाग रही थी। उसने उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपका लिया। जसदेव ने भी पूरी रात जागकर काटी थी। सुबे सिंह का गुस्सेल चेहरा बार बार उसके सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाजा भी न था कि सुबे सिंह मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो, अब वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा।
सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला। असगर ही उसे शहर से अपने साथ यहाँ लाया था। जसदेव ने ठेकेदार से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने भी उसे समझाते हुए कहा, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, क्यों किसी के चक्कर में पड़ते हो। अब जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानव ने ताड़ लिया था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। वह सहजता से अपने काम में लगी रहती थी। वह जानती थी कि उनके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन फिर भी वह चुप थी। सुबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है। उसकी तमाम कोशिश निरर्थक साबित हो रही थी, इसलिए वह मानो और सुखिया को परेशान करने पर उतर आया था। उसने असगर ठेकेदार से कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान न करे, न कोई रियायत ही बरते उनके साथ। मानो से कुछ छुपा न था। सुबे सिंह की हरकतों पर उसकी नजर थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। लेकिन सुबे सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था। सुखिया और मानो दिन रात काम में जुटे थे, फिर भी हर महीने वे ज्यादा कुछ न बचा पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पाथी थी। उनके उत्साह में कोई कमी न थी। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। इसीलिए सुबे सिंह की ज्यादतियों को वे सहन कर रहे थे, लेकिन दोनों में एक ही तड़प थी जो उन्हें संभाले हुए थी। वह थी पक्की ईंटों का घर बनाना है। सुबे सिंह नित नए बहाने ढूंढ लेता था उनको तंग करने का। एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच में। सुखिया से ईंट पाथने का सांचा वापस ले लिया गया था। उसे भट्ठे की मोरी का काम दे दिया गया। मोरी का काम खतरनाक था, मानो डर भी गई थी, लेकिन सुखिया ने उसे हिम्मत बधाई कि काम से क्या डरना। सुखिया का सांचा जसदेव को दे दिया गया था। सांचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए। वह मानो पर हुक्म चलाने लगा था, मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी। एक दिन वह बोला, कल तड़के ईंट पाथनी है, ईंटें हटाकर जगह बना देना। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शकल में लगा दिया। कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए 2 खड़ी 2 आड़ी ईंटें रखकर जालीदार दीवार बना दी। ईंट पाथने की जगह खाली करके मानो अपनी झोपड़ी में लौट आई। हैंडपंप पर भीड़ लगी थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई थी। उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का इंतजार करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के जरूरी काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी। सूरज निकलने में अभी देर थी। जसदेव से पहले ही वह काम पर पहुंच जाती थी। इक्का दुक्का मजदूर ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई। वहां का दृश्य देखा तो आवाक सी रह गई। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख निकल गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए। जितने मुंह उतनी बातें, सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। रात में आंधी तूफान भी न आया था, न किसी जंगली जानवर का यह काम हो सकता था। कई लोगों का कहना था कि किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी हैं। मानो का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह पागल सी हो गई थी, जैसे किसी ने उसके पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया था। जसदेव काफी देर बाद वहां आया। वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना न हो। सुखिया भी हो हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर जल्दी से आया। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठने लगा। उसकी जैसे हिम्मत टूट गई थी। वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुखिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी। अक्सर ठेकेदार ने साफ कह दिया कि टूटी फूटी ईंटें हमारे किस काम की, इनकी मजदूरी हम न देंगे। अक्सर ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। मानो ने सुखिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा। सुखिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की सी पीड़ा छलछला आई थी। उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हैं। तरह तरह की बाधाएं उनके सामने खड़ी की जा रही हैं। वहां रुकना अब उनके लिए कठिन हो रहा था। उसने मानो का हाथ पकड़ा और कहा, चल, ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे। पक्की ईंटों का मकान का सपना उनकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया था। सब कुछ छोड़कर मानो और सुखिया चल पड़े, एक खाना बदोश की तरह।
सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानो ने जसदेव की ओर देखा। मानो को यकीन था कि जसदेव उसका जरूर साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुपचाप देखकर उसके विश्वास के टुकड़े टुकड़े हो गए। मानो के सीने में एक टीस सी उभर आई, जो सर्द सांस में बदलकर मानो को छलनी कर गई। उसके होठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द घुट कर रह गए। सपने के कांच उसकी आंख को किरकिरा कर रहे थे। वह भारी मन से सुखिया के पीछे पीछे चल रही थी, अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।